हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष गोयल। अकाउंटिंग की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? सबसे पहले तो यूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब है कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जो हमारे को अकाउंट्स करते वक्त ध्यान में रखने और इनको हमें फॉलो करना है। मतलब जैसा ये रूल बना हुआ है, जैसा प्रिंसिपल बना है, अगर प्रिंसिपल ने बोला है हमारे को ये चीज माननी है तो अपने को वो चीज उसमें माननी होगी। उसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैं सिंपल से अपन कह सकते हैं ये कुछ रूल्स है जिन्हें हमें फॉलो करना होगा अकाउंटिंग करते वक्त। अब सबसे पहले तो तीन ऐसे बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, मतलब कुछ ऐसे अकाउंटिंग एजम्पशन है जो सबको मानने ही होंगे बिजनेस करते वक्त। ये तीन ऐसे हैं जो कोई मना नहीं कर सकता कि ये नहीं मानूंगा, सबको फॉलो करने ही पड़ते हैं, ये फिक्स है। अगर कोई इनको फॉलो नहीं करता है तो उसे अपने अकाउंट्स में लिखना पड़ता है कि मैंने ये तीनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से किसी एक को भी जिसको उसने फॉलो नहीं करा हो उसे बताना पड़ेगा अपने अकाउंट्स में कि मैंने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है और क्यों नहीं किया है, तो उसका कारण भी उसको बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो तीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं जो बेसिक है, सबको फॉलो करने हैं। सबसे पहला होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब सबसे पहले तो क्या होता है गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का सिंपल सा मतलब है जितने भी जने बुक्स बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, उनको ये मान के चलना है कि अपना जो बिजनेस अपन कर रहे हैं वो लॉन्ग लाइफ चलेगा, मतलब फ्यूचर में चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। अब ऐसा अपन क्यों मान रहे हैं? ऐसा अपन इसलिए मान रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सके या फिर लाइबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सके। जैसे एग्जांपल मैंने बोला था पिछली वीडियो में, असेट्स दो पार्ट की होती, करंट और नॉन करंट। अब मान लीजिए मैं मानूंगा ही नहीं कि मेरा बिजनेस एक साल से ज्यादा चलेगा, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि करंट असेट्स वो होगी जो एक साल से कम चलेगी और नॉन करंट असेट्स वो होगी जो एक साल से ज्यादा चलेगी। तो मैंने असेट्स को करंट और नॉन करंट किसके बिहाफ पे मांगना? उनकी लाइफ साइकिल के हिसाब से। तो मैं मान के चल रहा था कि मेरी बिल्डिंग जो है 5 साल तक चलेगी या 10 साल तक चलेगी, तो वो मैं तभी मान सकता हूं जब पहले मेरा बिजनेस 10 साल तक चलेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सिंपल सा इतना बोलता है कि अपने को ये मान के चलना है बिजनेस के अंदर कि अपना जो बिजनेस है वो क्या करेगा, लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होगा। सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब सिंपल सा इतना है कि अपन एक बार जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, कुछ भी एक रूल है, उसको अगर अपन एक बार फॉलो कर रहे हैं तो अपने को वो सेम रूल ही हर बार फॉलो करना है। ऐसा नहीं है इस साल अपन ने कुछ और रूल फॉलो करा, अगले साल कुछ और रूल फॉलो कर रहे हैं, फिर वापस अगले साल ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं और अब अगले साल ये वाला रूल। मान लो एक एग्जाम्पल, दो रूल है किसी चीज के, जैसे आगे वाले चैप्टर्स में आएगा। अब ये क्या होता है, इतना काम का नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूं। एक रूल होता है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का सिंपल सा इतना मतलब होता है अपनी असेट्स की वैल्यू को कम करना, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आगे बताऊंगा मैं पूरा क्या होता है, अभी केवल इतना काफी है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है अपनी असेट्स की वैल्यू को कम करना। अब डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, एक से ज्यादा मेथड होते हैं। तो अगर मैंने एक बार किसी मेथड को चूज कर लिया कि अभी मैं अगर डेप्रिसिएशन फर्स्ट मेथड से लगा रहा हूं, तो मैं नेक्स्ट ईयर भी मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा, मैं सेकंड मेथड को यूज नहीं कर सकता हूं। और अगर मैं हर बार सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं तो मुझे सेकंड मेथड ही यूज करना है, मैं फर्स्ट मेथड को यूज नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, तीन केस ऐसे हैं जिसमें हम कंसिस्टेंसी मतलब अपने रूल को चेंज कर सकते हैं तीन केस के अंदर। अब वो तीन केस कौन कौन से होते हैं वो, सबसे पहला, अगर ICAI बोले तो, अब ICAI क्या होता है? ICAI की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर ICAI अपने किसी नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई करे कि आप अपने रूल को चेंज कर सकते हैं तो फिर अपन कर सकते हैं। सेकंड है, अगर अपनी कंट्री की गवर्नमेंट बोल रही है कि इस रूल्स को चेंज करो तो अपन को वो रूल चेंज कर सकते हैं अपन। और तीसरा है, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है
अगर मुझे लग रहा है कि मैंने गलती से कोई गलत रूल सिलेक्ट कर लिया एक बार, और अगर मैं इसको वापस से चेंज कर दूंगा तो मेरे जो अकाउंट्स है वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देंगे, मतलब उसको, मेरे बुक्स को वो सही बताएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो 3 केस में अपन रूल को चेंज कर सकते हैं। एक तो अगर आईसीएआई नोटिफाई करे तो, दूसरा अगर कंट्री की गवर्नमेंट बोले चेंज करने के लिए तो, और तीसरा बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है, अगर अपने को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस रूल को चेंज कर दूंगा तो मेरा अकाउंट जो है वो मुझे अच्छा और अच्छा व्यू देंगे, बेटर व्यू देंगे, तो उसे हम उस केस में क्या कर सकते हैं, रूल को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा और लास्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। अब एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्रूअल कंसेप्ट का सिंपल सा मतलब है, अपने को अपनी जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है उसको अपन 2 बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला होता है कैश और दूसरा होता है एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि अपन अपनी इनकम को और खर्चों को, इनकम या खर्चा केवल तब मानेंगे जब वो हो रही हो, चाहे कैश आया हो चाहे नहीं आया हो, चाहे कैश गया हो चाहे नहीं गया हो, तो भी अपन क्या करेंगे, उसे अपना इनकम या खर्चा मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल, मान लो अपना कोई बिजनेस है मोबाइल का। अब मान लीजिए मैंने किसी कस्टमर को मोबाइल बेचा, चाहे उससे पैसे आए हो, पहली बात तो मोबाइल बेचा तो ये मेरी क्या है, सेल्स। सेल्स क्या है, मेरी इनकम। तो चाहे उसने मुझे पैसे आज दिए हो, चाहे भली वो मुझे कल दे, अगर मैंने उसको मोबाइल का बेचा, आज बेचा, तो मैं अपन उसको क्या करूंगा, आज ही अपनी इनकम मान लूंगा। किसके हिसाब से, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। सेकंड होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है मैं उसको इनकम तब मानूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। तो अगर उसने पैसे मुझे कल दिए तो मैं उसे इनकम कब मानूंगा, कल। तो अपने को अकाउंट्स के अंदर एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करना है, कैश कंसेप्ट को फॉलो नहीं करना है। तो 3 ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट है ये, जो हर बिजनेस वाले को फॉलो करने ही करने हैं। गोइंग कंसर्न मतलब अपना बिजनेस जो है लंबे लाइफ तक चलता रहेगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब अपने को सेम रूल फॉलो करने हर साल। और तीसरा है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का सिंपल सा इतना मतलब है कि अपने को अपने बुक्स में इनकम और खर्चों को तब इनकम और खर्चा मानना है जब वो हो, चाहे कैश आया हो चाहे नहीं आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला है कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये तो थे 3 बेसिक कंसेप्ट जो सबको फॉलो करने ही करने हैं। अगर ये फॉलो नहीं करे तो आपको बताना पड़ेगा क्यों फॉलो नहीं करे। अब ये अलग से, इसके अलावा 11 अलग से प्रिंसिपल्स जो हर बिजनेस वाले को अपने बुक्स में इस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सिंपल सा मतलब है कि अपना जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है, ये दोनों अलग अलग पर्सन है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इसीलिए ये बोलता है केवल कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग पर्सन है। तो अगर अपन बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं तो अपने को केवल बिजनेस को ध्यान रखना है। अगर अपन बिजनेस मैन के अकाउंट बना रहे हैं तो बिजनेसमैन का ध्यान रखना है। बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पर्सन है। जैसे इसीलिए मैंने कल एक वर्ड बताया था, कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैंने बताया था वो पैसा जो बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो अगर मैं दोनों को एक ही मानता तो मैं उसकी एंट्री करता ही नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों एक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, इसलिए मैंने क्या करा था, उसको अलग से बताया था कि बिजनेस ने पैसा लिया बिजनेस के मालिक से। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से ही वो मैंने कल वर्ड बताया था। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सिंपल सा इतना बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है, और अपने को बुक्स में केवल किसकी एंट्री करनी, बिजनेस की। बिजनेसमैन की कोई भी पर्सनल एंट्री अपन बिजनेस के अंदर नहीं करेंगे। सेकंड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल सिंपल सा ये बोलता है कि मान लीजिए अगर मैं अकाउंट्स करे जाऊंगा, मान लो जर्नल एंट्री पास करे जाऊंगा, लेजर बनाए जाऊंगा, तो इससे क्या होगा, मुझे कभी पता नहीं चलेगा। अगर मैं केवल बनाए जाऊंगा तो मुझे कभी पता नहीं पड़ेगा कि प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है मेरा, कब कितना हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से तो मेरा बिजनेस क्या होगा, चलता जाएगा। तो बिजनेस अगर चलता जाएगा तो मैं अकाउंट जर्नल एंट्री भी बार बार करता जाऊंगा। तो इसे मुझे रोकना कब है, कब मुझे इसको रोकना है? तो इसीलिए क्या करा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल आया। ये बोलता है कि अपनी जो गोइंग कंसर्न के हिसाब से अपने जो बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और वो पार्ट कितने का है, तो वो हर पार्ट जो है वो 12 मंथ्स का होता है, जिसे अपन अकाउंटिंग में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31
मार्च को। तो अपने को जो अकाउंट्स बनाने हैं वो हर साल के बनाने हैं, अलग अलग साल के अलग अलग बनेंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है, जितनी भी अपनी बिजनेस की लाइफ साइकिल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो पार्ट जो बना है वो एक एक साल के बनाए। तो अकाउंटिंग पीरियड उसे बोलते हैं अपन अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। एक कैलेंडर ईयर को भी अपन अकाउंटिंग ईयर बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेस में लोग फाइनेंशियल ईयर को ही अपना अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं। तो इसीलिए अगर मान लो जैसे मुझे किसी से कंपेयर करना हो तो सामने वाले ने अप्रैल से लेकर मार्च तक बनाए होंगे, अब अगर मैं जनवरी से दिसंबर तक बनाऊंगा तो मैं उससे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए सब लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर को ही अपना अकाउंटिंग ईयर लेते हैं। अगला है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल सिंपल सा इतना बोलता है कि अपने अकाउंट में जितनी भी चीज अपन बिजनेस में जितनी भी चीज कर रहे हैं उन सबको पूरा डिस्क्लोज करना है अपने को अकाउंट्स के अंदर। जैसे एग्जांपल, मैंने कुछ सेल्स करी तो मुझे बिजनेस में पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा अकाउंट्स के अंदर कि मैंने क्या सेल करा, किस पर्सन को सेल करा, कब सेल करा, उसकी डेट, अमाउंट, कैश में करा, क्रेडिट में करा, तो पूरा डिस्क्लोज करना है। उसका नरेशन, किस इंसान को सेल करा, पूरी चीज उसकी डिटेल अपने को क्या करनी है अकाउंट्स के अंदर बनानी है। उसे बोलते हैं अपन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो अगर कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही तो अपने को उसका पूरा का पूरा सारी चीजें, सारी डिटेल अपने को क्या करनी है अकाउंट्स के अंदर लिखनी है। उसे बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। चौथा होता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सिंपल सा, इसका मतलब होता है कि अपने को अकाउंट्स के अंदर केवल वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं उन्हें अपने को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो एग्जांपल, मैं कोई मोबाइल खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ तो उसे मैं मनी की टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ। मैं उसे बोल सकता हूँ मोबाइल कितने का, 10,000 का, तो मैं क्या करूंगा अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन मुझे लिखना है कि मेरे 4 स्टाफ में से 3 स्टाफ जो है बहुत ईमानदार है, तो वो चीज मैं अकाउंट्स के अंदर नहीं लिख पाऊंगा। तो वो किस लिए नहीं लिखता हूं मैं, तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की वजह से। ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि अकाउंट्स के अंदर अपने को केवल वही टर्म्स, वही चीजें लिखनी है जो मनी की टर्म्स में अपन मेजर कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उन्हें नहीं लिखना है। अगला है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल सिंपल सा ये बोलता है कि अपने को बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए मटेरियल है, मटेरियल का सिंपल सा मतलब होता है जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे तो अपने को एज इट इज लिखना है। लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए मटेरियल नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, और अगर उसको अपन गलत सलत लिख दें तो भी चल जाएगा। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए बिजनेस में अपने को एक अपन ने बिल्डिंग खरीदी, उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, और अपने बिजनेस का जो टर्नओवर है वो है मान लो साल का 1 करोड़। तो 1 करोड़ का अपना टर्नओवर है, उसमें अपन 10 लाख की कोई असेट खरीद रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, असेट ही बनाऊंगा। उसको मैं लिखूंगा कि ये मेरी बिल्डिंग है 10 लाख रुपए की, उसको मैं कुछ और नहीं लिख सकता। और उसे मुझे बिजनेस में लिखना पड़ेगा तो बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं बिल्डिंग को लिखूं ही नहीं, उसको छोड़ दूं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, मान लीजिए सेम बिजनेस है अपना जिसका टर्नओवर 1 करोड़, उसमें अपन ने क्या करा, किसी कस्टमर के लिए कोई खाने की चीज मंगाई, जैसे मान लीजिए कचौरी वगैरह मंगाई, उसकी वैल्यू थी 10 रुपए। अब 1 करोड़ का टर्नओवर है, 10 रुपए का कुछ अपन ने किसी कस्टमर के लिए मांगा है। तो वैसे तो अगर अपन कस्टमर के लिए ऐसा कुछ खर्चा करते हैं तो उसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, लेकिन वो छोटा सा अमाउंट है, 10 रुपए का अमाउंट है। तो अगर मैं उसको उसकी एंट्री ना करूं तो भी चल जाएगा। अगर मैं उसके लिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की जगह कुछ दूसरा नाम यूज कर दूं, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, तो भी काम चल जाएगा। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, उनको तो एज इट इज लिखना है, और जो इमटेरियल है अगर अपन उनको ना लिखें तो भी चल जाएगा, और थोड़ा सा उसका नाम चेंज कर दे तो भी चल जाएगा। अगला है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है सिंपल सा, अपने को इस साल केवल वो ही खर्चे लिखने जिनके अगेंस्ट में अपन ने इस साल इनकम कमाई है। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए मेरा मोबाइल का बिजनेस है, इस साल मैंने 10 मोबाइल खरीदे,
10 मोबाइल खरीदे, उनकी कॉस्ट लगी मुझे 1,00,000 रुपए। 10 मोबाइल खरीदे मैंने, उनकी कॉस्ट लगी मुझे 1,00,000 रुपए। तो ये मेरा क्या है, खर्चा। क्यों खर्चा क्यों है, क्योंकि मैंने मोबाइल खरीदे, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से खर्चा हो जाएगा। और इसी को अब मैं बेचूंगा, तो सेल्स मेरी क्या हो जाएगी, इनकम। ये तो मैंने परचेस करे, अब मैं सेल कर रहा हूं इनमें से 5 मोबाइल, इनमें से मैंने 5 मोबाइल बेच दिए, और 5 मोबाइल मैंने बेचे 70,000 में, 70,000 में मैंने उनको बेच दिया। अब मैचिंग प्रिंसिपल मेरे को ये बोलता है कि मेरा खर्चा तो हो रहा है 1,00,000 रुपए और इनकम हो रही है 70,000 रुपए, तो क्या मैं इन दोनों को मैच कर सकता हूं, तो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि अपने को जो खर्चा है वो ही खर्चा इस साल लेना है जिनके अगेंस्ट मेरे पास क्या हुआ, इस साल इनकम आई। तो मैंने इस साल इनकम कितने की करी, 5 मोबाइल की। तो जो मैं खर्चा ले रहा हूं मैं 10 मोबाइल का नहीं लूंगा, वो मैं कितने का लूंगा, 5 मोबाइल का लूंगा। तो अगर मैंने 10 मोबाइल खरीदे तो उसमें मेरा खर्चा कितना हुआ, 1,00,000। अगर मैं 1,00,000 का खर्चा और 70,000 की इनकम को करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 30,000 का लॉस। लेकिन क्या यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैचिंग प्रिंसिपल अगर फॉलो करेंगे तो लॉस नहीं होगा। मैंने 5 मोबाइल जो बेचे वो कितने में बेचे, 70,000। अब मैं खर्चा ना पूरे 10 मोबाइल का नहीं लूंगा, इनमें से केवल 5 मोबाइल का ही लूंगा। तो 10 मोबाइल मैंने 1,00,000 में खरीदे, तो 5 मोबाइल कितने में खरीदे होंगे, 50,000 में, 50,000। तो 20,000 का मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर मैं मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता तो मेरा लॉस आता 30,000 का। अगर मैंने मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करा है तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 20,000 का। तो इनमें से कौन सा ज्यादा सही है, तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करने के बाद मेरे को अपने बिजनेस का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, एक सही इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि हाँ बिजनेस में इसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो मैचिंग प्रिंसिपल सिंपल सा ये बोलता है कि इस साल केवल उन्हीं खर्चों को लिखो जिनके अगेंस्ट में इस साल क्या हुई हो, इनकम आई हो। अगला हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल लगता है सबसे पहले तो फिक्स्ड असेट्स पे, केवल असेट्स पे लगता है ये, और किसी पे नहीं लगता, फिक्स्ड असेट्स पे लगता है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि अपनी जितनी भी फिक्स्ड असेट्स है उन्हें हम बुक्स के अंदर उनकी कॉस्ट पे लिखते हैं। कॉस्ट पे लिखते हैं इसका मतलब है जितने में हमने वो खरीदी होती है हिस्ट्री में, मतलब पास्ट में हमने जितने में खरीदी होती है हम अपने उसको, अपनी असेट्स को उसी पे ही बुक्स में लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल, मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 10,00,000 रुपए की आज से 10 साल पहले, और आज उस बिल्डिंग की वैल्यू मान लो 10,00,000 से बढ़ गई, उसकी वैल्यू हो गई, अगर मैं उसे बेचना चाहूं तो उसकी वैल्यू हो गई 25,00,000 रुपए। लेकिन फिर भी मेरी बुक्स में वो जो बिल्डिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रहेगी। अगर उसकी कॉस्ट थी 10,00,000 तो आज मैं उसकी वैल्यू बढ़ा के 25,00,000 नहीं करूंगा, उसको मैं 10,00,000 ही रहने दूंगा। हाँ, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स की हर साल अपने को क्या करनी पड़ती है, वैल्यू डाउन करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल अपन क्यों डाउन करते हैं इसकी वैल्यू, फिक्स्ड एसेट में यूज कर रहा हूं, तो मान लीजिए अगर मैंने आज कोई एसेट यूज करी है, उस बिल्डिंग की वैल्यू थी मान लो 5,00,000, मुझे लग रहा है बिल्डिंग जो है 10 साल तक चल जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, 5,00,000 की बिल्डिंग है 10 साल तक चलेगी, हर साल मैं क्या करूंगा 50,000 रुपए उसके डाउन करता जाऊंगा, 50,000 रुपए वैल्यू क्या करता जाऊंगा, कम करता जाऊंगा। तो आज अगर बिल्डिंग थी वो 5,00,000 की, तो एक साल बाद वो रह जाएगी 4,50,000, फिर एक साल बाद रह जाएगी 4,00,000, फिर एक साल बाद 3,50,000, तो ऐसे उसकी 50,000 करके क्या होगी, 10 साल तक वैल्यू कम हो जाएगी, और 10 साल के बाद वो बिल्डिंग जो है वो कितने की हो जाएगी, 0 की, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इससे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डाउन करने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन लगाना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि अपने को पहले तो फिक्स्ड एसेट्स को लिखना किस पे, तो उनकी कॉस्ट पे, मतलब अपन ने कितने में लिया था, और हर साल उसकी वैल्यू कम करने के लिए आप क्या करते जाओ, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। तो हर साल अपन क्या करते जाएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करते जाना, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आगे इसको इन डिटेल में, इसका एक अलग चैप्टर है डेप्रिसिएशन के ऊपर, वो क्या होता है, कैसे लगता है, वो सब उस चैप्टर के अंदर समझेंगे।
तो मान लीजिए अब 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है, इस पे मैंने 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन लगाया, तो आज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 लाख रुपीज। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर ही एक चीज और होती है, अपनी जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स है, जब भी हम उन्हें खरीदें तो जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए, जब तक हम उसे इस्तेमाल में नहीं करने लग जाएं, तब तक के जितने भी खर्चे होंगे वो हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल, मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की। बिल्डिंग खरीदने के लिए एक ब्रोकर को अपॉइंट किया था, उसको ब्रोकरेज दी 10,000 रुपए की, और उसको XYZ मान लो, और मेरे बिल्डिंग के रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस वगैरह और भी जो भी चार्जेस वगैरह पे करने थे, उन सब के चार्जेस लग गए 40,000 रुपए। तो मैं अपनी जो बिल्डिंग को खरीदने की एंट्री करूंगा, जो मैं अपनी बुक्स में बिल्डिंग दिखाऊंगा, वो मैं 10 लाख की नहीं दिखाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा 10,50,000, 10,50,000 रुपीज। यानी कि जो मैंने 10,000 रुपए की ब्रोकरेज दी और 40,000 रुपए के जो दूसरे मेरे खर्चे हुए बिल्डिंग को लेने के लिए, उन सब की वैल्यू क्या करूंगा, मैं उसी बिल्डिंग के अंदर जोड़ूंगा। तो वो किस वजह से जोड़ा? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट सिंपल सा ये बोलता है कि अगर अपन कोई भी फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, तो एक तो उसको अपने को उसकी कॉस्ट पे लिखना है, और कॉस्ट के अंदर जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए, वो सारे एक्सपेंस क्या करने अपने को उस कॉस्ट के अंदर ऐड करने हैं। और लास्ट क्या है, हर साल उस पर क्या लगाते जाओ, डेप्रिसिएशन लगा के उसकी वैल्यू क्या करते जाओ, कम करते जाओ। अगला है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल का सिंपल सा इतना मीनिंग है कि अगर अपने को लग रहा है बिजनेस के अंदर आने वाले फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसे आज ही लॉस मान लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है अगर आने वाले फ्यूचर में अपने को कुछ प्रॉफिट होने वाला है, तो उसे अपन तब तक प्रॉफिट नहीं मानेंगे जब तक कि वो क्या नहीं हो जाए, अपने को रिसीव नहीं हो जाए। तो प्रॉफिट को अपन प्रॉफिट तभी मानेंगे जब वो अपने को रिसीव हो जाए। लेकिन अगर अपने को लग रहा है आने वाले फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो अपन उसको लॉस आज ही मान लेंगे। जैसे एक एग्जांपल, मेरा एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है? तो जिससे मैं उधार में माल खरीदता हूं। उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को 2,000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा 1 महीने बाद। तो मैं उसको आज अपनी इनकम नहीं मानूंगा, वो जब मुझे डिस्काउंट देगा तब मैं उसे इनकम मानूंगा, आज मैं उसे अपनी इनकम नहीं मानूंगा। लेकिन भाई मेरा एक डेटर है, मतलब डेटर मतलब वो पर्सन होता है जिससे मैं पैसे मांगता हूं। उसने मेरे को बोला कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो उसके 2,000 रुपए बाकी चल रहे थे, वो मुझे नहीं देगा, ऐसा या तो उसने मुझे बोल दिया, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं दे पाएगा। तो आज ही मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक प्रोविजन बना लूंगा कि मुझे लग रहा है कि ये क्या करेगा, पैसे नहीं देगा, तो आज मैं उसके लिए प्रोविजन बना लूंगा। यानी आज ही मैं क्या करूंगा, उसको अपना लॉस मान लूंगा। तो प्रूडेंस कंसेप्ट सिंपल सा ये बोलता है कि अगर अपने को लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको प्रॉफिट मत मानो। अगर अपने को लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसे आज ही लॉस मानो। अगला है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है अपने अकाउंट्स में, उन सब के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अपन अगर किसी भी अमाउंट को किसी अमाउंट से डेबिट करें, किसी भी चीज को किसी अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं, तो सेम अमाउंट से अपने को कोई और अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब डेबिट और क्रेडिट ये 2 हमेशा इक्वल होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अपन अकाउंट्स में जो जर्नल एंट्री करते हैं उसमें अपन यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट होता है, तो डेबिट और क्रेडिट सिंपल सा अकाउंट की 2 साइड होती है। मान लो ये अपना अकाउंट है, अकाउंट बनता है टी शेप में, जैसे ये टी है, तो अपने को अकाउंट बनाना है, तो ये इस शेप में बनता है। यहां पे अपन लिखते हैं पर्टिकुलर सब नाम, यहाँ पे अमाउंट, वापस पर्टिकुलर और फिर वापस अमाउंट। और भी कॉलम होते हैं, वो कॉलम जब इसका चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट वाली जो साइड होती है अपनी, इसे हम बोलते हैं डेबिट साइड। ये जो पूरी साइड है ये यहां से लेके यहां तक की। और क्रेडिट साइड हम बोलते हैं राइट साइड वाले को, इसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो अगर मैं किसी एंट्री के अंदर किसी अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा अकाउंट सेम अमाउंट से क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा।
तो उसे बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। मतलब अगर अपन किसी चीज को डेबिट कर रहे हैं 1000 से, तो कोई ना कोई दूसरी चीज क्रेडिट भी हो रही होगी 1000 से। सिंपल सा इतना मतलब होता है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब। अगला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अगला कौन सा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये बोलता है, रेवेन्यू सबसे पहले तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब अपने बिजनेस की इनकम। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब कब उसे इनकम रिकॉग्नाइज करें, कब उसे इनकम माने। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि इनकम को इनकम तब मानो जब अपना उस इनकम के ऊपर राइट हो जाए कि अब ये इनकम अपने को रिसीव करनी, चाहे वो इनकम आई हो चाहे नहीं आई हो। अगर अपना राइट हो गया उस इनकम के ऊपर, तो अपन उसको क्या करेंगे? इनकम मान लेंगे। जैसे एक एग्जांपल, मैंने किसी इंसान को अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह रेंट पे दे रखी है, तो मान लीजिए आज मैंने उसको बिल्डिंग दी थी जुलाई में, और आज मार्च हो गया है, मार्च 31। तो मैं जुलाई से लेके मार्च 31 तक का जो भी रेंट बनता है उसको मैं क्या करूंगा? 31 मार्च को अपनी इनकम मान लूंगा। 31 मार्च के अंदर क्या करूंगा? उसको अपनी इनकम मान लूंगा, मतलब इसी साल उसे अपनी इनकम मान लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रेंट पे बिल्डिंग दी, उसने यूज करी, अब मेरा राइट है कि मैं उससे रेंट मांग सकता हूं, चाहे वो दे चाहे नहीं दे, लेकिन मैं क्या करूंगा? उसको अपनी इनकम मान लूंगा। वहीं अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए अपना काम है मोबाइल सेल करना, तो मान लीजिए अगर अपन किसी कस्टमर को एक मोबाइल बेच रहे हैं, सबसे पहले तो मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जिसने मुझे बोला कि अगले महीने मैं तेरी शॉप से एक मोबाइल खरीदूंगा। मान लीजिए ये बात उसने मेरे को बोली 1 सितंबर को, कि मैं तेरे को ऑर्डर दूंगा एक मोबाइल का। वो मोबाइल का ऑर्डर मैं दूंगा लगभग 10,000 के आसपास। तो क्या मैं उसको इनकम मान लूं? तो अभी मैं उसको इनकम नहीं मान सकता। अगले महीने वो आया मेरे पास 1 अक्टूबर को, और उसने मुझे ऑर्डर दे दिया कि 15 दिन के बाद मुझे मोबाइल दे देना। तो अभी मैं उसको इनकम मान सकता हूं? तो अभी भी नहीं मान सकता। फिर वो 15 अक्टूबर को वापस से आया मेरे पास, और मैंने उसको मोबाइल डिलीवर्ड कर दिया, उसको दे दिया। अभी तक उसने पैसे नहीं दिए। अब वो फिर वापस से आया एक बार 30 अक्टूबर को, और अपने को पेमेंट देके चला गया, और अपने ने पेमेंट रिसीव कर लिया। तो यहाँ पे 4 डेट है, जो एक मोबाइल बेचा मैंने उसकी 4 डेट है। एक तो 1 सितंबर जब उसने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर दिया नहीं है, ऑर्डर करूंगा। उसने ऑर्डर का क्या करा? प्रॉमिस करा। 1 अक्टूबर को वो ऑर्डर देके गया। फिर अपन ने उसको क्या करा? 15 अक्टूबर को फोन डिलीवर्ड कर दिया, उसको दे दिया, और लास्ट में 30 अक्टूबर को क्या करा? पेमेंट आया। तो मैंने बोला अपन उसको इनकम कब मानेंगे? जब अपना उसके ऊपर राइट हो जाए कि अब ये पैसे मैं उससे लूंगा। तो उसने अगर मुझे बोला कि मैं ऑर्डर दूंगा, तो मैं उससे पैसे मांग नहीं सकता, अभी कोई राइट नहीं हुआ। उसने मुझे ऑर्डर दे दिया, अभी भी मेरा उसके ऊपर राइट नहीं हुआ, अभी तक मैंने उसको सर्विस दी नहीं है, गुड्स या सर्विस दी नहीं है। अगला 15 अक्टूबर को मैंने उसको एक बार मोबाइल दे दिया, हाँ अब मेरा उसके ऊपर राइट है कि मैं इतने पैसे इससे मांगता हूं। तो 15 अक्टूबर को क्या करूंगा? मैं उसको अपनी इनकम मान लूंगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सिंपल सा बोलता है कि इनकम को इनकम तब मानो जब आपका उस इनकम के ऊपर राइट हो जाए। और लास्ट है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल हम इसे बोलते हैं। ये प्रिंसिपल बोलता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो अकाउंट्स के अंदर, उन सबको आप फ्यूचर में वेरीफाई कर सको, चेक कर सको, उसके लिए सारे प्रूफ जरूर रखना। वो प्रूफ क्या होते हैं? तो प्रूफ के बेसिस पर अपने को क्या करना पड़ता है? सबके डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वाउचर्स। तो मतलब अपने को क्या करने के पड़ेंगे? जैसे आज मैंने किसी को गुड्स बेचा, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए मैंने बेचा, तो उसके लिए मैं क्या बनाता हूँ? इनवॉइस बनाता हूँ, बिल बनाता हूँ। तो वो क्या है? एक तरह का वाउचर है, वो मेरे लिए प्रूफ है। मैं बैंक में गया, पैसे जमा कराए, तो मैंने क्या करी होगी? डिपॉजिट की स्लिप भरी होगी, तो वो स्लिप मेरे पास होनी चाहिए, तो वो क्या है? प्रूफ है। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल सिंपल सा ये बोलता है जितनी भी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हो उन सबके आपके पास क्या होने चाहिए? प्रूफ होने चाहिए। सबके आपके पास क्या होने चाहिए? वाउचर्स होने चाहिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये सब कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे जो हमारे को ध्यान में रखने होते हैं अकाउंट्स करते वक्त। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको, वो अभी इतना रिलेवेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी हल्का सा ध्यान रखने के लिए बता देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी सब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो अपने को क्या करने पड़ते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने को ये बताते हैं कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आ जाओ, या मतलब जब भी कभी आपके पास अकाउंट बनाते वक्त दो या दो से ज्यादा ऑप्शन हो, तो आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल से अपने को रूल्स बताते हैं कि अगर आपको इसी जगह पे प्रॉब्लम आती है तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये अपने को जितने भी जने बना रहे इंडिया के अंदर अकाउंट, तो वो क्या कर सकते हैं, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं, ताकि क्या सबके अकाउंट्स जो है वो सेम तरीके से बने, ताकि अपन क्या कर सके, सबके अकाउंट्स को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। इसलिए अपन को क्या करना रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। इंडिया के अंदर बनते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये कौन इशू करता है? तो इशू करता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और एक होते हैं IFRS। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये होते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पूरी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है उन सबको क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो बताते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया के अंदर अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर सकते हैं, IFRS को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है कि अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके। क्योंकि दूसरे लोगों ने भी क्या कर रखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रखा है। तो अगर अपन भी इनको फॉलो करेंगे तो अपन उनसे अपने अकाउंट्स को क्या कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे। और अगर लगता है अपने को पूरी वर्ल्ड लेवल पे बनाने, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, IFRS को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि अपन अपने अकाउंट जो है दूसरी कंट्री के लोगों के साथ क्या कर सके, कंपेयर कर सके। इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? ICAI। और ये जो IFRS बनते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के बनते हैं, उसको कौन बनाता है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका पहले नाम था IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, लेकिन उसका नाम चेंज करके बाद में रख दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो अभी कौन सा नाम है? अभी नाम चल रहा है बोर्ड वाला। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो था ये पहले था, बाद में इसी को ही चेंज करके नया नाम रख दिया, उसका नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी था, अब वो बोर्ड कर दिया। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स है जिन्हें हमें अकाउंट्स करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार इन सब प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूं कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है तो हम इन सब का यूज करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।